हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। बच्चा पार्टी आज की इस वाले वीडियो में हम लोग वापस से एक्सरसाइज 1B सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करना सिखाया था। आज की वीडियो में 21 से लेकर के जो 42 या 43 तक के जो क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए स्किप कर दिया था सॉल्व करने के लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का आपने 6 पार्ट स्किप किया है ना, प्लीज़ आप इसे एक बार समझा दो थोड़ा डिटेल में, क्योंकि हम लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है ये साइन और कॉस देख करके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला एक रूल होता है वो अप्लाई हो रहा है। तो देखो बच्चों, एग्जाम में पहला चीज़ तो ये क्वेश्चन तुम्हारे नहीं देंगे टीचर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी रूल तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। मैं भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो कि ये मत सोचना कि सर नहीं सिखाने वाले, बिल्कुल मैं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बट तुम्हारे एग्जाम में टीचर नहीं दे सकते, रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। अब बोलोगे फिर सर ये बुक में क्यों दिया हुआ है, तो मैंने जब इस बुक का वीडियो बनाना शुरू किया था तभी तुम लोगों को बताया था कि इस बुक में जो नई चीज़ें ऐड की गई है ना, उसे अच्छे से वो नहीं किया गया, फिल्टर नहीं किया गया है। सीधे सीधे 10th का टॉपिक देखा उन्होंने कि 10th में भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फार्मूला दिया गया है क्लास 9th के सिलेबस में, तो 10th वाला जो आर एस अग्रवाल का बुक है वही पूरा का पूरा एक्सरसाइज उठा करके तुम लोगों में डाल दिया गया है। तो 10th में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 9th में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था, इस क्वेश्चन को इन लोगों को हटाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें इसको सिखा देता हूँ कैसे करना है ये क्वेश्चन नंबर 6 वाले को, और फिर फटाफट जो आगे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं, और हमेशा की तरह अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं आगे की भी वीडियो इसी तरीके से जल्दी जल्दी बनाऊँ, तुम्हारे सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करा दूँ फटाफट, तो बस 2 ही काम करना है बच्चों, नहीं 3 काम करना पड़ेगा। एक छोटा सा लाइक ठोकना पड़ेगा जिसमें 0.1 सेकेंड लगेगा, उसके बाद शेयर करना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा लगभग 10 सेकंड लगेगा, एक फ्रेंड वाले ग्रुप में शेयर कर देना, और तीसरे नंबर पे कमेंट करना पड़ेगा, उसमें भी तुम्हारा 10 सेकंड लगेगा, तो 20.1 सेकंड। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, बातचीत कम करना है, पढ़ाई ज़्यादा करना है। बाकी जो तुम्हें अगर नोट्स चाहिए ना, अगर ये जो एक्सरसाइज मैं पढ़ा रहा हूँ अगर तुम्हें इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह अगर तुम्हें चाहिए, तो तुम लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या तो टेलीग्राम पे जा करके एमडी से सर्च कर लो, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें बोला ये गया था कि 2 पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर जनरली नंबर दिया हुआ रहता है, लेकिन इसमें अल्फा बीटा है ना, अल्फा दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, इस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं, साइन दिया हुआ है। ये कॉस और साइन जो होता है वो क्लास 10th का टॉपिक है। फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर हमें पी क्यू निकालना है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, रूट लगा करके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं। ये रूल है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। अब लेकिन यहाँ पर बार बार रूट देखो, क्योंकि अल्फा ये साइन वाला कॉस वाला ये चीज़ें जो है ना बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो मेरे को बार बार रूट बनाना पड़ेगा। तो मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज में तुम्हें एक ट्रिक बताया था कि अगर तुम रूट ना बनाना चाहो तो क्या करो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दोगे तो इधर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, और इधर से रूट हट जाता है, ये हो जाता है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट हट गया हमारे पास। लास्ट में जो हमारे हमको तो पी क्यू ही निकालना है, पी क्यू का स्क्वायर हमें निकालना नहीं है, हमें पी क्यू ही निकालना है, लेकिन हमें बार बार रूट नहीं लगाना पड़ेगा। बस हम लोग इस तरीके से स्क्वायर लिखते जाएंगे और लास्ट में स्क्वायर को हटा देंगे और लास्ट में रूट लगा देंगे। तो ये छोटा सा मेहनत करोगे ना, छोटा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत बड़ा वाला मेहनत जो होता है ना ये रूट बनाने वाला, इससे तुम बच सकते हो। ठीक है, तो ये तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू है बच्चा पार्टी, अभी देखो इसमें मेन चीज़ें भी आनी बाकी हैं। तो सबसे पहले इस वाले को x2 ले लेते हैं, इसको x1 ले लेते हैं। तुम चाहो तो इसको भी x2, इसको x1, इसको y2 और इसको y1 भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा। मैं यहाँ पर x2 इसी को लेकर के तुम्हें समझा देता हूँ। तो देखो बच्चों, होगा क्या कि सबसे पहले x2 क्या है भाई, तो ये x2 है, a cos अल्फ़ा, हम लोग जानते हैं उसमें से माइनस करना है x1 को, और वो है हमारे पास a साइन अल्फ़ा। फिर इसका अपने को करना है स्क्वायर, फिर प्लस की साइन है, y2 क्या है भाई, तो ये वाला हमारा y2 है, माइनस में a और फिर साइन अल्फ़ा, और फिर माइनस की साइन के साथ y1 कौन सा है, ये वाला है a cos और फिर अल्फ़ा, और फिर हम लोगों को इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक, इतना क्लियर बा। अब क्या करोगे, तुम चाहो तो यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा दो, लेकिन मैं तुम लोगों का काम हमेशा आसान करता हूँ ना, तो यहाँ पर फिर से आसान कर देता हूँ। ये जो a तुम्हें दिख रहा है ना, तुम a को कॉमन ले लो, और जब a को कॉमन लोगे तो तुम 2 तरीके से इसको लिख सकते हो। यहाँ पर मैं एक छोटा सा रफ वर्क कर रहा हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। तुम लोग ऐसे एग्जाम में मत करते रहना, रफ वर्क साइड में करना, ठीक है। तो रफ वर्क ये कर रहा हूँ कि मान लो अगर तुम a को कॉमन लेते हो दोनों में से, तो तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a लिखोगे, फिर ब्रैकेट के अंदर ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा लिखोगे, और फिर ना कंप्लीट ऐसे a को भी ब्रैकेट में लगा करके टोटल सब का स्क्वायर करोगे, क्योंकि ये a जो लिखा हुआ है इसका भी स्क्वायर है।
तो या तो तुम ऐसे लिख सकते हो या इसका एक दूसरा भी तरीका है कि हम लोग क्या करें कि भैया ए हमारे पास पहले से है, उसका भी स्क्वायर है, तो हम इसको ए का स्क्वायर लिख देते हैं और ब्रैकेट में कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और उसका स्क्वायर अलग कर देते हैं, यानी ये स्क्वायर इसको भी दे देते हैं और इसको भी दे देते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ, यहाँ से मैं ए तो कॉमन लूंगा ही, लेकिन मैं डायरेक्ट उसको ए का स्क्वायर लिखूंगा। समझ में आया ए का स्क्वायर कैसे लिखना है। अब ये दोनों हमारे पास जो बचे हुए हैं उनको भी अलग से मैं स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि कॉस अल्फा माइनस में फिर हमारे पास साइन अल्फा हो जाएगा और फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट। उसी तरीके से यहाँ से करेंगे, इन दोनों से माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा और माइनस की साइन क्योंकि हमने बाहर ले लिया है तो अब यहाँ पर माइनस की साइन नहीं लगेगी, प्लस की साइन लग जाएगी और हो जाएगा कॉस अल्फा और फिर इसका स्क्वायर। ठीक, समझ में आई ये वाला लाइन। कुछ भी दिक्कत हो टेलीग्राम पे आ सकते हो, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अब हो जाएगा अपने पास कितना भाई, तो फिलहाल अब हम लोगों को काम ये करना है कि जो ब्रैकेट्स हैं ना इनको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर से जो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, वैसे तो तुम देखो यहाँ भी ए का स्क्वायर है, यहाँ भी ए का स्क्वायर है, तो इन दोनों में से डायरेक्ट भी हम लोग ए का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि फिलहाल मत लो। अभी तुम लोगों को पता है कि ए का स्क्वायर भी हमारे पास ये वाला है और माइनस का भी ए स्क्वायर हमारा प्लस का ही ए स्क्वायर होता है। अगर माइनस ए के पावर में 2 दिया हुआ है तो माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए प्लस का ए और उसका फिर स्क्वायर होता है। तो ये भले मैंने माइनस में लिखा है लेकिन तुम दिमाग में ये रखना कि ये भी प्लस ए स्क्वायर है और ये भी प्लस ए स्क्वायर है। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, निकालिए देता हूँ इसको, ए के स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूँ, कॉमन पूरा ले लिया मैंने। अब मेरे पास ये वाला पार्ट बचा और ये वाला पार्ट बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा और इसका स्क्वायर और फिर प्लस की साइन के साथ ये वाला पार्ट बच गया साइन अल्फ़ा प्लस में कॉस अल्फा और फिर इसका स्क्वायर। बच्चों तुम लोग एक चीज़ जरूर मेरे को बताना कमेंट करके, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बच्चों को समझा देता हूँ और तुम लोग थोड़े बड़े हो गए हो तो इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है क्या। तुम लोग जैसा बोलोगे, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर आप बिल्कुल सही समझा रहे हो तो कमेंट करके बता देना। तुम्हें लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देते हो ज़्यादा डिटेल में बताने के चक्कर में, तो वो भी बता देना। फिर मैं आगे से ना थोड़े से जैसे एक स्टेप में स्किप भी कर सकता था, इस स्टेप को मैं नहीं भी लिखता ना, डायरेक्ट भी मैं तुम लोगों को अगर फॉर्मूला लगा करके दिखा देता तो भी तुम शायद समझ जाते। कमेंट करके बता देना ताकि मैं समझ सकूँ कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ए का स्क्वायर जो है वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला लगेगा, ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें याद है, क्लास 8 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए भी पढ़े थे सर, तो वही फॉर्मूला लगेगा। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर पता है तुम लोगों को इसमें इसे लिखना रहता है, कॉस का स्क्वायर लिखना रहता है और अल्फा को अलग से लिखना रहता है। इसको कॉस अल्फा का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, जब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं ना तो कॉस का स्क्वायर लिख करके अल्फा को साइड में लिखा जाता है, ये है इसका तरीका, समझे। ये जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ज़्यादा इससे समझ में आएगा। उसके बाद फिर बी का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और फिर माइनस का 2 भी होता है तो माइनस का 2 लिख करके फिर कॉस अल्फा और फिर मल्टीप्लाई में साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है तो फटाफट a का स्क्वायर करो यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा करो, प्लस में b का स्क्वायर करो यानी कॉस स्क्वायर अल्फा करो और प्लस में 2ab कर दो यानी कि 2 मल्टीप्लाई में साइन अल्फा और मल्टीप्लाई में कॉस अल्फा। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर कट हो रही हैं, जैसे ये 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा है, ये भी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। साइन का कॉस से मल्टीप्लाई करो, कॉस का साइन से मल्टीप्लाई, एक ही चीज़ होता है, यानी कि ये और ये कॉमन है, बस यहाँ माइनस की साइन और यहाँ पर प्लस की साइन है तो दोनों को निपटा सकते हैं, ऐसे निपटा दो। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये देखो यहाँ पर जो आ रहा है ना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कभी भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो तो इनकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये 10th का फॉर्मूला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में टीचर दे ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब फॉर्मूला जब तुम्हें पता ही नहीं तो कहाँ से तुम बना पाओगे। फिर भी तुम लोगों ने क्योंकि रिक्वेस्ट किया था तो मेरी आदत है मैं बता ही देता हूँ। तो इसके बदले में भी हम 1 लिख देंगे और इसके बदले में भी 1 लिख देंगे। यहाँ पर जो ए का स्क्वायर है वो वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में 1 और प्लस की साइन के साथ ये भी हो जाएगा अपना 1। तो ये कितना बन गया बच्चों, ये हो गया अपने पास पी क्यू का स्क्वायर, इधर अपने पास 1 और 1 मिलकर के 2 बन जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के स्क्वायर से। हमें पी क्यू को स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ पी क्यू चाहिए था, तो हमें पी क्यू अगर चाहिए यानी कि पी क्यू के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो स्क्वायर को अब लास्ट में इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा और ये ऐसे 2a का स्क्वायर रूट में बन जाएगा। और फाइनली उसके बाद जब हम लोग इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो a का स्क्वायर क्यों की है, तो जब जिसका स्क्वायर रहता है वो बाहर चला जाता है तो a बाहर चला जाएगा और ये 2 बेचारा रूट के अंदर ही रह जाएगा क्योंकि उसका यानी वो जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा a और रूट में 2, या इसको ना रूट 2 और a भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, नंबर को पहले और फिर वेरिएबल को बाद में।
तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन आज के क्लास का। थोड़ा सा टाइम भी लग गया, कोई बात नहीं, तुम लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज़ जो तुम लोगों को सब ज़्यादा मैं अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि बार बार अगर मैं यहाँ पे रूट लगाता ना, पहला चीज़ तो ये खराब भी दिखता है, दूसरा सीधी लाइन बनाने में ना इतनी लंबी लंबी या तो स्केल का यूज़ करना पड़ता है मेरे को, या तो टेढ़ी लाइन हो जाती है, यानी कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। तो कहने का मतलब है कि तुम लोग थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क करोगे, बड़े क्वेश्चंस में इस तरीके से स्क्वायर दोनों साइड कर दोगे। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया? मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब और स्पीड में फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। कमेंट कर दो सर रेडी, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। 21 में बोला गया है कि ए बी और सी जो है, अच्छा 20 तक हो चुका है ना, जिन बच्चों को नहीं पता 20 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले ही वाली वीडियो में। तो 21 वाले में बोला गया है कि ए बी एंड सी आर द वर्टिसीज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक राइट ट्रायंगल है, उस राइट ट्रायंगल में ए बी सी जो नाम है ना पॉइंट्स के, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। तो जो पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट एक तो मिसिंग है, यहाँ पर टी लिख दिया गया है और हमें उस टी की वैल्यू पता करनी है। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। आओ समझाता हूँ कॉपी में। तो देखो ये ए बी और सी 3 पॉइंट हैं, ये इस तरीके से एक राइट ट्रायंगल मैंने बना दिया ताकि तुम्हें समझा सकूं। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और इस वाले पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा जो वाई का वैल्यू होता है वो नहीं दिया हुआ है, उसे हमें फाइंड करना है। उसके बाद ये कहा गया है कि एंगल बी जो है ना वहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बना है। अब तुम लोगों को ये चीज़ पता ही होगा बच्चों कि जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें पाइथागोरस चचा का थ्योरम अप्लाई हो सकता है। और पाइथागोरस ने क्या बताया है भाई? पाइथागोरस ने ये बताया है कि जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और जो हाइपोटेन्यूज होती है इसका अगर हम स्क्वायर करें, यानी कि ए सी का अगर हम स्क्वायर करें तो वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी कि ए बी के स्क्वायर, और प्लस में इस बेस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस चचा का थ्योरम। ठीक है, तो अब हम लोगों को यही थ्योरम का यूज़ करके टी का वैल्यू निकालना है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर हमें ए सी का जरूरत पड़ रहा है, ए बी का और बी सी का, और सबके स्क्वायर का जरूरत पड़ रहा है। तो अगर मुझे ए बी का स्क्वायर निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ए बी इक्वल टू वही रूट के अंदर हमारे पास x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ए बी का लेंथ निकलेगा, मुझे तो ए बी का स्क्वायर ही चाहिए। तो मैं आओ बढ़िया है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको ए बी का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो मुझे रूट ना लगाना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट हम x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया इतना? चलो सॉल्व करो। x2 कितना है भाई? इसको x2 ले लूँ, इसको x1, इसको y2, इसको y1। ठीक है, या फिर तुम दोनों में से इसको भी x2 ले सकते हो, मैं इसी को ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है जिससे मुझे नफरत है थोड़ा सा। ये x2 में इसको 5 को ले सकता हूँ, माइनस में x1 मेरे पास ये 2 है, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। फिर उसी तरीके से y, अगर इसको मैंने x2 लिया है तो इसको मेरे को y2 लेना पड़ेगा, तो y2 2 है। फिर देखो यहाँ पर माइनस की साइन है पहले से, और फिर माइनस की साइन आ गई तो माइनस और माइनस करके प्लस हो जाएगा। इसीलिए मैंने दिमाग लगा करके पहले ही इसको x2 और x1 ले लिया था, नहीं तो यहाँ पर मेरे को ना अगर मैं इसको y2 लेता तो माइनस का 2 लिखता, फिर माइनस का 2 लिखता, अरे क्या है उतना माइनस लगाना है, दिमाग खराब। इससे अच्छा शुरू में ही दिमाग लगा लो। तो ई कितना बन गया भाई अपने पास? 5 में से 2 माइनस होकर क्या आ जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर यहीं पे, यहाँ पर इसका नहीं लगाया मैंने, 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 9, और यहाँ पर 2 का 2 प्लस 2 यानी 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 16। तो सॉल्व होकर के बन जाएगा 25। इसका वैल्यू मिल चुका है हमें, ए बी का स्क्वायर हमारा 25 होगा। उसी तरीके से बी सी का स्क्वायर निकालते हैं। जो बी सी का स्क्वायर है उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अब हम लोग किसको x2 ले? अब एक ही बतिया, किसी को भी x2 x1 लूँगा, माइनस वन लगाने पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को इज्जत के साथ x2 ले लेता हूँ। तो ये वाला अगर मैं x2 लेता हूँ माइनस का 2, तो x1 मेरा ये प्लस वाला 2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, फिर ये y2 और ये y1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से x1 माइनस करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस के साइन के साथ y2, और फिर यहाँ पर y1 मुझे इसको लेना है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये माइनस का 4 बन गया, -4 का स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और फिर प्लस की साइन के साथ अपने पास 2ab हो जाएगा, यानी कि 4t हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं एक लाइन और सॉल्व करता हूँ तो -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, और 16 और ये 4 मिल करके 20 बन जाएगा। तो 20 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, समझ में है ना? देखो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई होकर के, और 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो मैं इज्जत के साथ पहले t का स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर प्लस में 4t को लिख देता हूँ, और फिर लास्ट में जो नंबर वाला वैल्यू 20 है वो लिख देता हूँ। ये बी सी के स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। सेम टू सेम इसी तरीके से ए सी का स्क्वायर निकाल देना है, x2 x1 y2 y1। ठीक है, गॉट इट? तो ये हो जाएगा अपने पास x2 के लिए 5 माइनस माइनस प्लस का 2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 अपने पास
x2, हाँ y2 अपने पास 2 है और माइनस में x1 अपने पास t है। अगर इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो 5 + 2 ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, इधर अपने पास 2a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है तो a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर हमारा t का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 2ab बोले तो 4t हो जाएगा। और फिर से इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये देखो t का स्क्वायर पहले से है, माइनस का 4t पहले से है, माइनस का 4t, हाँ ठीक चलेगा, माइनस का 4t पहले से है। उसके बाद ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 49 में 4 प्लस कर देंगे तो ई बन जाएगा 53। ठीक बा, क्लियर बा, इतना सारे बच्चों को समझ में आ गया मैंने जो जो चीज़ें निकाली हैं। नाउ अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि बाई पाइथागोरस चचा का थ्योरम, ठीक है, जो पाइथागोरस ने थ्योरम बताया है अपन उस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो ए सी का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, जो मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया। तो ए सी का स्क्वायर यानी कि ये वाला वैल्यू, टी का स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 53, ये इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर जो कि 25 निकला था और प्लस में बी सी का स्क्वायर जो कि अपने पास निकला था टी का स्क्वायर प्लस में 4t और प्लस में 20। सबसे पहला काम यहाँ से टी स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर को कैंसिल कर दो क्योंकि दोनों प्लस में है, इक्वल के अलग अलग साइड में। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल होना तय है। लेकिन ये माइनस का 40 और प्लस का 40 कैंसिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अगर मैं माइनस वाले को उधर लेकर जाऊँ या प्लस वाले को इधर लेकर के आऊँ तो दोनों का सेम साइज हो जाए, सेम साइन हो जाएगा, और सेम साइन होने के बाद थोड़ी कट होता है। तो एक काम करते हैं, टी वाले को उधर ही ले जाते हैं, नंबर लोग को इधर ले आते हैं। देखो इधर 53 पहले से है बच्चों, ये 25 और 20 मिल करके 45 हो रहा है। इस 45 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में प्लस वाला 4t पहले से है, ये माइनस वाला भी उधर जा करके प्लस वाला ही 4t हो जाएगा। अब इसको माइनस करो तो 8 आ जा रहा है और इधर अपने पास ये भी 8t बन जा रहा है। t की वैल्यू निकालने के लिए 8 को ट्रांसफर कर दो ये वाले को, तो यहाँ डिवाइड में आ गया, इक्वल के साइड में t बचा, 8 से 8 कैंसिल, तो t का वैल्यू 1 निकल करके आ गया, खेल खत्म। हाँ समझ में आया? कैसा लगा? इजी लगा कि पीजी लगा? कैसा लगा जल्दी से बता देना कमेंट में। फिलहाल तो आगे बढ़ना पड़ेगा बच्चों क्योंकि टाइम कम है, वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, नानी तुम्हें भी याद आने वाली है और मुझे भी याद आने वाली है। चलो अगले क्वेश्चन के पास चलें। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 वाला, उसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये जो पॉइंट है ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसीज हैं, ऐसा शो करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कैसे शो करना है, क्या है तरीका, आओ कॉपी में समझते हैं। तो देखो ये हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं और ये हमें प्रूफ करना है कि तीनों जो पॉइंट्स हैं ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसीज हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी ही शो करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर देखो ए बी ना निकाल करके डायरेक्ट ए बी का स्क्वायर निकालूंगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें पता है मुझे रूट नहीं लगाना पसंद, और तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो रूट ना लगा करके। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर से x2 माइनस x1 कर देते हैं, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 कर देंगे तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 हो गया, 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ए बी का स्क्वायर अगर 4 निकल करके आ रहा है तो यहाँ पर हमारा जो ए बी होगा वो हो जाएगा रूट के अंदर 4। अब यहाँ पर रूट लगाओ, छोटू से रूट लगाओ, बड़ा से रूट लगाने से बढ़िया। तो जो 4 है वो 2 बन करके बाहर निकलेगा, ए बी का वैल्यू 2 निकल करके आ गया। उसी तरीके से अब हम लोग बी सी का वैल्यू निकालेंगे, यानी ये वाला और ये वाला। इसको x2 ले लेता हूँ, इसको x1 ले लेता हूँ। तो x2 अपने पास है 2 प्लस में रूट का 3, ये x2 है ना ये पूरा का पूरा, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे x1 को जो कि मेरा 2 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। प्लस में y2 मेरे पास ये 5 है और माइनस कर देंगे y1 को जो कि अपने पास 6 है। तो यहाँ पर देखो पहले तो ये कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर दो, बचेगा सिर्फ और सिर्फ √3 का स्क्वायर। उस अच्छा यहाँ पर मैं BC का स्क्वायर निकाल रहा हूँ ना, ये गलती नहीं करना, स्क्वायर जरूर लगाने हैं अगर तुम रूट नहीं लगा रहे हो तो। और इधर से हमारे पास ये सॉल्व होकर के बन जाएगा -1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर बच्चों 3 होता है और फिर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है। यहाँ पर भी ये 4 आ गया, यानी कि जो BC का वैल्यू है यहाँ पर भी सेम ऐसी रूट का 4 होगा और 2 निकल करके आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग 2 लिख भी सकते हैं। AB और BC दोनों इक्वल हो गया। अब हमें बस AC निकाल करके दिखा देना है कि भाई ये भी इक्वल है। तो AC के लिए फिर से वही x2 में इसको ले लेता हूँ, 2 प्लस में √3, ये वाले को x2, ये x1, ये y2 और ये वाला y1 ले लेंगे। तो माइनस में 2 यहाँ भी हो जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस में y2 अपने पास 5 है, उसमें से 4 माइनस हो जाएगा y1 का स्क्वायर। तो ये यहाँ भी कैंसिल हो रही है और बच रही है सिर्फ और सिर्फ √3 का स्क्वायर। इधर भी सॉल्व होकर के ये 1 का स्क्वायर बन रहा है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी 4 आ गया। इसका मतलब AC का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐसे डब्बे में बंद कर देना एग्जाम में जब बनाओगे तो, ताकि क्लियरली टीचर को अलग से दिख जाए कि बच्चे ने 3 आंसर कहाँ कहाँ पर निकाले हैं। और उसके बाद लिख देना कि सिंस AB इक्वल है BC के और वो इक्वल है AC के, इसलिए पॉइंट्स
ए बी एंड सी आर vertices of a equilateral triangle। समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। 23 वाला क्वेश्चन डिटो कॉपी है इस वाले क्वेश्चन का, ये तुम लोग खुद से बना लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। 24 वाला मैं समझा देता हूँ। इसमें कहा गया कि सो दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर दी वर्टिसीज ऑफ एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल एंड फिर कैलकुलेट इट्स एरिया। यानी कि पहले ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो 3 वर्टिसीज दिए हुए हैं ये आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल के वर्टिसीज हैं। और फिर जब ट्रायंगल मिल जाए तो उस ट्रायंगल को मतलब जब शो हो जाए कि हाँ भैया ये वही ट्रायंगल है, तो फिर उसका एरिया भी निकालना है। वाह बेटा, चलो आप समझाता हूँ कैसे बनेगा। ईजी है, मतलब मुश्किल कुछ नहीं है, आसानी क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है तुम्हें समझाने के लिए कि आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल जो होता है ना, उसके 2 साइड इक्वल होते हैं और एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को 90 डिग्री एंगल वगैरह मेजर नहीं करना है, हमें मेनली यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें जो डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि जो पॉइंट ए कितना दिया था यार, क्वेश्चन नंबर 24 में पॉइंट ए दिया हुआ है -5 और 6। उसी तरीके से पॉइंट बी दिया हुआ है 3 और 0, और पॉइंट जो सी है वो दिया हुआ है अपने को 9 और 8। ठीक है, पॉइंट सी जो है वो 9 और 8 दिया है। तो हमें काम करना है, यहाँ पर से साइड्स निकालना है, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को ना 2 साइड इक्वल आने चाहिए, और उसके बाद जो स्क्वायर रहेगा ना वो बचे हुए 2 साइड के सम के बराबर होगा। यानी कि जो हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है अगर वो भी अप्लाई हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली राइट ट्रायंगल से हो जाएगा, इसमें एंगल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर ए बी का स्क्वायर निकालने से। ये हो गया x2, ये हो गया x1, तो 3 माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस में y2 और ये y1, तो 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर होता है प्लस वाला ही 36। दोनों सॉल्व होकर के 100 बन जाएंगे। तो अगर ए बी का स्क्वायर 100 है तो यहाँ से जो ए बी का लेंथ होगा वो तो 10 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 100 को रूट में डालेंगे और रूट से वो 10 बन करके बाहर निकलेगा। तो ए बी का लेंथ अपना 10 निकल करके आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अपन बी सी का स्क्वायर निकालते हैं पहले। तो बी सी का स्क्वायर कितना निकलेगा भाई, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 9 माइनस में 3 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 यानी 8 माइनस में 0 का स्क्वायर। तो 9 में से 3 माइनस 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 माइनस 0 8 होता है और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। फिर से ऐड करेंगे तो देखो फिर से 100 आ गया, बी सी का स्क्वायर 100 आ गया, यानी कि जो बी सी का लेंथ होगा वो भी अपना 10 हो जाएगा। ये दूसरा निकल करके आ गया अपने पास साइड। अब अपन ए सी वाला साइड निकालेंगे, यानी कि ए सी का स्क्वायर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस का 5 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 बोले तो 8 और माइनस में y1 बोले तो 6 का स्क्वायर। तो 9 + 5 कितना होता है भाई, 14 होता है। 14 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो 196 हो जाता है, तो ये 196 हो जाएगा। 8 में से 6 माइनस हुआ तो 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर अपना 4 हो जाता है। तो ये दोनों मिल करके हो जा रहे हैं 200। तो ए सी अब तुम लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को बस 2 साइड इक्वल निकालना था। तुम यहाँ पर ऐसे लिखोगे कि सिंस अपना ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी और बी सी 2 साइड इक्वल है, एंड ऑल्सो और साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो ए सी का स्क्वायर हमने निकाला है ना, ये 200 निकला है, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है ए बी के स्क्वायर प्लस में बी सी के स्क्वायर के। यानी कि जो हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर निकला था 100 और 100, इनको प्लस करने से ही तो 200 आता है ना। यानी जो ए सी का स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी है। तो इसलिए जो पॉइंट है जो हमारा ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, इज एन आइसोस्केलस इतना खतरनाक स्पेलिंग क्या होता है बच्चों, आइसोस्केलस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बुझाया, समझ में आ गया इसमें क्या कॉन्सेप्ट बोला गया है। इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन 24 होता है कंप्लीट। लेकिन इसमें एक छोटा सा काम दिया गया था एरिया निकालने के लिए। बोलोगे सर एरिया कैसे निकालेंगे, इसका क्या तरीका है? तो ध्यान से समझ मेरा बच्चा, जो हाइपोटेन्यूज है वो ए सी का स्क्वायर है, यानी कि ये वाली जो साइड है ना ये ए सी होगा, ये ए सी होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट बी होना चाहिए, क्योंकि 3 पॉइंट थे हमारे पास, अगर ये ए और सी है तो ये वाला तो बी ही होगा। अब उसके बाद अगर राइट ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर जो एरिया निकलेगा, एरिया के लिए हम फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/2, बेस के बदले में बी सी ले लो और हाइट के बदले में ए बी ले लो और यहाँ से एरिया निकाल दो। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है इसका।
इस क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा 1/2। BC हम लोगों ने कितना निकाला था भाई, 10 निकाला था। और AC कितना निकाला था, सॉरी AB कितना निकाला था, वो भी 10 निकाला था। 2 के टेबल में 5 टाइम पे कैंसिल, और 10 5 का होता है 50, और जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स लिख देना और खेल खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे इस वाले क्वेश्चन को बनाना था। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, तुम्हें बस ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर वाला। ठीक है, चलो 24 भी खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो जो 25 है वो भी एकदम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है ये वाला 23 की तरह। सो दैट पॉइंट ये ए और ये जो 3 पॉइंट हमें दिया हुआ है ओ ए और बी, ये वर्टिसीज हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और ये आसान भी है क्योंकि 0 0 करके दे दिया है, तो 0 को तो माइनस करना प्लस करना बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको बना लेना 25 वाले को। मैं 26 का एक पार्ट तुम्हें समझा देता हूँ, इसमें भी 3 पार्ट हैं, पूरे के पूरे बनाने की जरूरत कभी नहीं होती है, ध्यान रखना। अगर तुम्हें एक समझ में आ जाए तो दूसरा खुद से बना लेना, बस काफ़ी है उतना। या फिर तुम अगर पहले वाले को समझ लिए तो थोड़ी देर बाद इसको अगर खुद से भी तुम बना ले रहे हो ना, तो उतना भी काफ़ी रहेगा। इसमें यह कहा गया है सो दैट फॉलोइंग पॉइंट आर द वर्टिसीज ऑफ अ स्क्वायर, यानी जो पॉइंट ABCD है हमें ये शो करना है कि ये स्क्वायर के वर्टिसीज हैं। इसमें एक छोटा सा बच्चे लोग गलती करते हैं। एक तो तुम लोगों को पता है ये है कि जो स्क्वायर होता है उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, तो बच्चे लोग वहाँ तक काम कर देते हैं, चारों साइड को इक्वल कर देते हैं। लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, उसके जो डायगनल्स होते हैं ना वो भी आपस में इक्वल होते हैं, तुम्हें यहाँ पर वो भी शो करना है। क्योंकि जो चारों साइड इक्वल होते हैं ना बच्चों, वो स्क्वायर का भी इक्वल होता है, और एक रोम्बस होता है उसका भी इक्वल होता है। काजू कतली जिसको तुम लोग बोलते हो ना, काजू कतली खाते हो, रोम्बस होता है बेचारा। तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों के चारों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर इसको स्क्वायर प्रूव करना है तो इसके चारों साइड भी इक्वल शो करने होंगे, और प्लस डायगनल्स को भी इक्वल शो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किए तो खेल खत्म। ठीक है, तो चलो पहले वाले को फटाफट मैं तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने तुम लोगों के लिए आधा काम कर दिया है। ABCD जो है भाई ये हमारे चारों पॉइंट्स हैं, तो हम लोगों को पता है चारों साइड इक्वल होंगे। तो AB जब मैंने निकाला तो पहले AB का स्क्वायर किया, तुम लोगों को पता है रूट नहीं लगाना है तो स्क्वायर करना पड़ता है। तो AB का स्क्वायर मैंने इस तरीके से निकाला, 18 निकल करके आया, तो AB का जो लेंथ होगा वो रूट का 18 हो जाएगा, खेल खत्म, स्क्वायर को लास्ट में लगा देंगे। उसी तरीके से BC का स्क्वायर निकाला, वो भी रूट का 18 आ गया, यानी BC का लेंथ रूट का 18 आ गया। CD का स्क्वायर निकाला तो 18 आया, यानी कि CD रूट का 18, और उसी तरीके से जो DA है यानी कि ये वाला जो साइड है ये भी अपना रूट का 18 आ गया। तो चारों साइड इक्वल आ गए। अब तुम यहाँ पे लिखोगे ऑल्सो, इतना से काम नहीं हुआ है, ऑल्सो। अब हम डायगनल्स को इक्वल करेंगे। डायगनल्स बोलते हैं अपोजिट वाले कोने को मिलाने वाली लाइन को। ये ऐसे AC जो है वो एक डायगनल है और BD नाम की दूसरी डायगनल है, तो हमें दोनों को इक्वल यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो फिर से मैं लिखूंगा AC का जब स्क्वायर निकालेंगे, ये A है ये C है, x2 - x1, तो ये हो जाएगा अपने पास -3 का स्क्वायर, x2 - में x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 अपने पास 2 है और माइनस में 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जा रहा है बच्चों, -3 और -3 प्लस का 3 सॉरी प्लस का 6, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, सॉरी रुको वेट, -3 और -3 माइनस का 6 हो जाएगा, और -6 जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36 हो जाएगा। ये तो भैया प्लस का 36 बन गया। ये 2 - 2 0 हो गया, इससे तो खेले खत्म हो गया बेचारे का। तो ये 36 आ गया AC का स्क्वायर, तो AC की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो रूट के अंदर 36 आ जाएगा, जो कि 6 बन करके बाहर निकलता है। ठीक बा, गुड, इतना समझ में आ गया। उसी तरीके से जो दूसरा वाला डायगोनल है जो BD है, अगर मैं वो निकालूं तो इसके लिए फिर मेरे पास x2 क्या है भाई, तो 0 है, 0 - 0 हो जाएगा, x2 भी देखो यहाँ पर 0 है और x1 भी 0 है, इसीलिए x2 - x1 का स्क्वायर, और प्लस में y2 जो कि -1 है उसमें से माइनस कर देंगे y1 का स्क्वायर। तो ये भी देखो 0 0 खेल खत्म, -5 और माइनस का 1 मिल करके माइनस का 6 हो जाएगा, और -6 का स्क्वायर प्लस का 36 हो जाएगा। तो यहाँ से भी BD का वैल्यू रूट का 36 आ गया, तो ये भी हमारा 6 बन जाएगा। तो अब लिखोगे तुम लोग फिर से कि सिंस AB जो है वो इक्वल बा BC के, और फिर वो इक्वल बा CD के, और फिर वो इक्वल बा DA के। ऑल्सो हमारे पास जो AC बा वो इक्वल है BD के, तो इसलिए ABCD इज अ स्क्वायर। खेल खत्म, खत्म क्वेश्चन का खेल। ठीक बा, 26 का पहले बता दिया मैंने, बाकी बैठ करके इत्मीनान से बनाओ तुम लोग खुद से। तो देखो जो अगला क्वेश्चन 27 वाला है, इसमें बोल रहा है कि सो दैट पॉइंट A, B, C एंड D आर द वर्टिसीज ऑफ अ रोम्बस, यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं हमें इन्हें ये शो करना है कि ये रोम्बस के वर्टिसीज हैं, और फिर उस रोम्बस का एरिया भी निकालना है। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला तुम लोग पहले तो समझ लो, 1/2 होता है, जैसे हम लोग का वो ट्रायंगल के एरिया में होता है ना 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, वैसे रोम्बस में 1/2 होता है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है उसके डायगनल्स का,
यानी कि डायगोनल नंबर 1 जिसको हम D1 कहेंगे और डायगोनल नंबर 2 जिसे हम D2 कहेंगे। जैसे इसमें डायगोनल निकला था एक AC नाम का डायगोनल निकला था ना, और दूसरा BD डायगोनल निकला था, तो बस वही दोनों डायगोनल का आपस में मल्टीप्लाई करना रहता है और उसका मल्टीप्लाई फिर 1/2 से करते हैं तो एरिया आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे सर? इसमें भी सेम वही काम करना है जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और फिर डी ए निकालेंगे, है ना। ये नहीं, अभी कितना हुआ, ए बी बी सी सी डी, सॉरी सी डी छोड़ दे रहा था, 3 साइड हो गया और फिर डी ए हो गया चौथा साइड। जो 4 साइड यहाँ पर हमने निकाला था चारों इक्वल आया था, सेम उसी तरीके से चारों साइड तुम लोग यहाँ पर निकालना और चारों साइड इक्वल निकल करके आएगा। तुम लोगों के जो साइड्स निकल करके आएंगे ना, वो तुम लोग देखना कि अगर तुम ए बी का स्क्वायर अगर निकालोगे, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी का स्क्वायर निकालना सिखाया था, तो वो निकल करके आएगा 53। ठीक है, मैंने कैलकुलेशंस वगैरह कुछ पहले ही कर लिए हैं, तो वो हमारा 53 निकल करके आएगा। और उसके बाद 53, तो भैया अगर हम लोग उसको रूट में डालेंगे तो ए बी इक्वल टू रूट का 53 हो जाएगा। गॉट इट? तो उसी तरीके से चारों के चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चारों साइड कितने होंगे, रूट का 53 होंगे और चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। चारों साइड इक्वल होने से ना कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो ऑटोमेटिकली रोम्बस हो जाता है। उसे फिर आगे तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो अनइक्वल भी होते हैं, और यहाँ पर हमें चूंकि एरिया भी निकालना है तो फिर हम लोग यहाँ पर डायगनल भी निकालेंगे। अगर सिर्फ ये बोले रहता ना कि इसको रोम्बस प्रूव कीजिए, तो बस चारों साइड को इक्वल निकाल करके छोड़ देते और लिख देते कि ये एक रोम्बस है। चारों साइड इक्वल हुआ मतलब रोम्बस होना तय है। अब रोम्बस के बाद स्क्वायर अगर प्रूव करना रहता है तब डायगोनल को इक्वल करना पड़ता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था। अब यहाँ पर हम लोगों को स्क्वायर तो शो नहीं करना है, लेकिन एरिया निकालना है, और एरिया के लिए डायगोनल का जरूरत पड़ेगा ही। तो यहाँ पर भी तुम AC का वैल्यू निकालोगे और BD का भी वैल्यू निकालोगे। तो AC तुम्हारा 5√2 आ जाएगा, यानी एक डायगोनल जब तुम निकालोगे तो वो 5√2 हो जाएगा, और दूसरा जो डायगोनल है वो 9√2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 1/2 मल्टीप्लाई 5√2 पहला डायगोनल और मल्टीप्लाई 9√2 दूसरा डायगोनल करोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं कॉपी में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया कैसे करना है। तुम चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो ताकि रोम्बस भी तुम्हें याद रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो आगे के क्वेश्चन है इनको समझते हैं। देखो इसके बाद जो 28 और 29 वाला भी क्वेश्चन है एकदम सेम है। सो दैट पॉइंट ए बी सी डी आर दी वर्टिसेस ऑफ रोम्बस एंड फाइंड इट्स एरिया। एकदम डिट्टो कॉपी है पिछले वाले का, वही काम करना है। 29 वाला भी सेम वही चीज़ बोल रहा है कि भैया शो कीजिए ये हमारे पास वर्टिसेस है रोम्बस का और इसका एरिया निकालिए। तो जो काम 27 वाले में मैंने समझाया सेम टू सेम काम यहाँ पर करना है। जो 30 वाला है वो थोड़ा सा अलग है, इसमें रिक्टेंगल बोल रहा है, यानी प्रूफ भी नहीं करना है। इसमें ये बोला गया है कि शो कीजिए ए बी सी डी आर दी एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब कि एक पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस हैं, पहले हमें ये शो करना है और उसके बाद फिर ये भी बताना है कि क्या ये फिगर एक रेक्टेंगल भी है। तो फिर इसको कैसे करते हैं पता कि पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है कि नहीं है। आओ कॉपी में समझाता हूँ दोनों का कॉन्सेप्ट। तो देखो बच्चों, पैरेललोग्राम की जो सबसे बड़ी खासियत होती है जिसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना पैरेललोग्राम की, वो ये भी होती है कि जो ये सब देखो बेसिक प्रॉपर्टी तो तुम लोगों को पता ही होगा कि अपोजिट साइड हमारे इक्वल और पैरेलल होते हैं, वो अलग चीज़ है। उससे भी एक आसान प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम का होता है वो होता है उसके डायगोनल से रिलेटेड। प्रॉपर्टी ये है कि जो पैरेललोग्राम है ना उसके जब डायगोनल्स को हम बनाते हैं तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट होती है ना, ये इस वाले डायगोनल का भी मिड पॉइंट होता है और इस वाले डायगोनल का भी ये मिड पॉइंट होता है। तो अगर मैं किसी तरीके से इस वाले पॉइंट को शो कर दूं कि ये पॉइंट दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है, यानी कि इक्वल है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है। गॉट इट? अब लोग सर फिर मिड पॉइंट ये जो आप बोल रहे हो तो मिड पॉइंट कैसे शो करते हैं? तो अब तुम लोग इस चैप्टर में फाइनली एक नया फॉर्मूला पढ़ोगे। अभी तक तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के पास पहले, कि आखिर ये जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो होता क्या है। मिड पॉइंट फॉर्मूला से ना किसी भी लाइन का बीचों बीच का पॉइंट पता किया जाता है। इस फॉर्मूला में हम लोग जैसे कि मान लो हमें पॉइंट AC जो है वो निकालना है, AC का मिड पॉइंट निकालना है, AC का मिड पॉइंट पता करना है कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग x और y मान लेते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट, किसी भी पॉइंट में देखो एक x होता है और एक y होता है, ये तो अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। जैसे पॉइंट A में x और y होता है, B में x और y होता है, वैसे ही कोई भी पॉइंट हो उसका भी x और y होगा। तो ये वाला x और y निकालने के लिए, ये मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से भी ईजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? x1 + x2 डिवाइड बाई 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना बच्चों तो x का वैल्यू निकलता है। उसी तरीके से हम y1 + y2
और अगर डिवाइड बाई 2 करके सॉल्व करें तो ये हमारा y का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो ये है फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, और इसी का हम लोग यूज़ करके अभी इसको एक पैरेललोग्राम शो करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर मुझे AC का मिड पॉइंट निकालना है तो इसके लिए मेरे पास x1 क्या है भाई, AC बोले तो ये देखो x1, ये x2, ये y1, ये y2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 6 डिवाइड बाई 2 और फिर 1 और प्लस में अपने पास 4 है y2 डिवाइड बाई में 2 यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, और इधर अपने पास ये 5 डिवाइड बाई 2 जब होता है तो 2.5 आ जाता है। तो 4 और 2.5 ये हमारे AC का मिड पॉइंट है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ना वो अपना 4 एंड 2.5 आएगा। अब उसी तरीके से ऑल्सो साथ ही साथ हम यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ BD भी निकाल करके दिखाएंगे। तो इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, x1 प्लस एक्स2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। लेकिन जो BD है उसमें x1 ये 5 हो जाएगा, x2 3 हो जाएगा, y1 2 हो जाएगा और y2 भी 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 और y1 2 था, सॉरी y1 2 है मेरे पास ये वाला, और y2 अपने पास 3 है, तो 2 प्लस 3 और डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 3 8 होता है, 8 को 2 से डिवाइड दोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर ये 5 होता है, 5 को 2 से डिवाइड दोगे तो 2.5 आ जाएगा। आ गया ना, दोनों इक्वल आ गया ना, ये वाला भी मिड पॉइंट और ये वाला भी मिड पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि सिंस मिड पॉइंट्स, जो हमारे मिड पॉइंट्स हैं आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगनल्स भी लिखी देता हूँ, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगनल्स आर सेम, ठीक है, ये सेम है। तो इसलिए ये प्रूव होता है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सेम होने का मतलब ही यही है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब आगे हमसे बोला गया था कि क्या ये भी बताओ कि क्या ये एक रेक्टेंगल है, यानी कि जो पैरेललोग्राम होते हैं वो रेक्टेंगल भी होते हैं, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है क्या, ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए ना हम AC और BD का लेंथ निकालेंगे। अगर AC और BD आपस में इक्वल आ जाए, AC और BD अगर आपस में इक्वल आ जाए तो समझ जाना कि वो रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो AC और BD का फटाफट लेंथ निकाला जाए। चलो AC का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट, तो x2 हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बन जाएगा 25। तो यहाँ से AC का जो लेंथ निकलेगा वो हो जाएगा रूट के अंदर 25 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, AC का लेंथ 5 निकल करके आ गया। उसी तरीके से मैं दूसरा वाला जो डायगोनल BD है वो निकाल देता हूँ। तो BD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 3 माइनस में 5 का स्क्वायर और फिर प्लस में अपने पास हो जाएगा 3 माइनस में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और ये हमारे पास 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 4 + 1 5 आ गया, लेकिन ये 5 आया ना, ये BD का स्क्वायर 5 आया है। अगर मैं BD का लेंथ निकालने जाऊँगा तो वो तो रूट का 5 हो जाएगा। AC 5 आ रहा है और BD हमारा रूट का 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि सिंस अपना जो AC है ना वो इक्वल नहीं हो रहा है BD के, इसलिए ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल नहीं होगा। अगर यहाँ पर डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम की अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो हमारा रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। कोनो भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछो। उसके अलावा जो हमारा आरंभ बैच है बच्चों ना, क्लास 9th का, वो सबसे बेस्ट बैच है। अगर तुम लोग अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, तुम चाहते हो टीचर एक एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाए जैसे एकदम कोचिंग्स में, ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाता है, तुम मुझसे अगर उस तरीके से पढ़ना चाहते हो, तुम्हारा मन करता है कि सर आप जब पढ़ाते हो मान लो मुझे कोई डाउट है तो मैं डायरेक्ट आपको उसी टाइम पर पूछ सकता हूँ क्या, डायरेक्ट कॉल करके, तो यस बच्चा वहाँ पर हैंड रेस का फीचर होता है जिसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं और डायरेक्ट तुम लोग अपने डाउट पूछ सकते हो। तो ये सारे के सारे फीचर्स हमारे आरंभ बैच में है, जिसकी पूरे साल भर की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2499 है पूरे सब्जेक्ट का। सिर्फ मैथ का नहीं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। फिजिक्स अलग टीचर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री अलग पढ़ाएंगे, है ना, बायोलॉजी अलग पढ़ाएंगे, तो अलग अलग टीचर्स की पूरी टीम है अपनी।
मैथ्स के उसमें तुम्हें दो दो टीचर मिलने वाले, एक मैं और एक अभिनय सर। तो तुम लोग अगर आरएम बैच ज्वाइन करना चाहते हो बहुत बढ़िया से, अगर तुम सीरियसली क्लास 9 को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जा करके वहाँ से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कर देना MD सर, तो जो सबसे लोवेस्ट प्राइस होगा उसमें तुम्हें वो बैच मिल जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट बैच है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। बच्चे लोग ना इधर उधर का बैच ले लेते हैं जहाँ पर बहुत सारा भीड़ वाले बच्चे आ जाते हैं, मतलब कि बहुत सारा एक्स्ट्रा क्राउडेड हो जाता है, और टीचर बस आते हैं पढ़ा कर चले जाते हैं, कभी ना बच्चों से बात कर पाते हैं अच्छे से। मतलब एक एक बच्चे से कनेक्ट करना हम लोगों के बैच में पॉसिबल होता है, क्योंकि हम लोग एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट रखते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट रखा जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को हम लोग भरते ही नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग अगर वैसे बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 31st वाला क्वेश्चन, उसमें ये कहा गया है कि सो दैट ABCD आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड नॉट अ रेक्टेंगल। तो जो चीज़ यहाँ पर की है सेम वही चीज़ यहाँ पर करना है कि इसको पैरेललोग्राम शो करने के लिए मिड पॉइंट्स इक्वल करके दिखा देना है, और ये लिख देना है कि भैया डायगोनल इक्वल हुए नहीं, इसलिए ABCD रेक्टेंगल नहीं होगा। फिर आगे इन लोगों को रेक्टेंगल शो करना है। तो रेक्टेंगल शो करने के फिर से दो तरीके मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला तरीका तो यही है कि तुम पहले मिड पॉइंट्स को इक्वल कर दोगे तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, और फिर उसके बाद अगर तुम डायगोनल्स को भी इक्वल कर दोगे तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। तो वो काम तुम यहाँ पर भी कर सकते हो। देख दूसरा भी तरीका है, मान लो तुम मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट अगर भूल जाते हो एग्जाम में, तो तुम्हें रेक्टेंगल के बारे में दूसरी प्रॉपर्टी क्या पता है कि रेक्टेंगल एक ऐसा हमारा पैरेललोग्राम होता है, यानी कि एक ऐसा डब्बा होता है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो तुम थोड़ा मेहनत करके डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हो, यानी कि तुम पहले चारों साइड निकालना, जैसे स्क्वायर में चारों साइड निकाले थे तो तुम देखना कि दो दो साइड इक्वल निकल करके आएंगे, तो तुम लिख देना कि अपोजिट साइड तो इक्वल हो गए। फिर उसके बाद डायगोनल्स निकाल देना और डायगोनल्स भी इक्वल निकल करके आ जाएगा, तो तुम लिख देना कि अपोजिट साइड भी इक्वल आ चुके हैं और डायगोनल भी इक्वल आ गया, इसलिए रेक्टेंगल होगा। तुम इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 14 देख सकते हो, जो मैंने दूसरा वाला तरीका बताया ना, वो अगर तुम्हें वो तरीका समझ में आया, पसंद आया, तो तुम एग्जाम्पल नंबर 14 देख लेना। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ता है, और यहाँ पर हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी लगता है, बट 2 ही बार लगता है, इसमें तो 6 बार लगेगा, चारों साइड निकालने में और फिर डायगोनल निकालने में। ठीक है, फिर जो 33 वाला क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों से बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये देखो यहाँ पर मिड पॉइंट निकालना है, x1 + x2 y1 + y2 करो, डिवाइड बाई 2 करते जाओ, सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में तो मिड पॉइंट निकालना है, तो वो तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, मेहनत तो यहाँ पर हमने मेन कर लिया, तो इसमें अब कोई मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। 34 वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, आगे वाले कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुम्हें मिलेंगे। इसमें कहा गया कि ये जो पॉइंट 2 और P है ना, ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। एक हमारे पास AB लाइन है और उसका मिड पॉइंट ये है, और हमसे बोला गया है बताइए P की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन थोड़े से दिखते ट्रिकी हैं, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन है, ये लेंदी होते हैं, ये सब क्वेश्चन लेंदी हैं, रेक्टेंगल प्रूव करना लेंदी पार्ट है, बोरिंग काम है। ये वाला को थोड़ा सा अगर तुम समझ लो तो इसको सॉल्व करना बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। चलो समझाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मेरा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और मिड पॉइंट जो AB का है वो है 2 और फिर P है। ठीक है, तुम्हें मैंने बताया था ना कि मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार मैं दोबारा से मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान से समझो। ये पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 और y1। यहाँ पर हमारा पॉइंट B है, और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं x2, और उसको हम कहते हैं y2। जरूरी नहीं है कि इसको x2 y2 कहें, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 भी कह सकते हैं, बाकी जनरली हमारी आदत होती है कि A वाले को x1 B वाले में x2 करते हैं। ठीक है, अब अगर इनके बीच में कोई पॉइंट है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट को x और y से रिप्रेजेंट किया जाता है, x3 और y3 नहीं लिखते हैं, उसको बस x और y लिख देते हैं मिड पॉइंट को। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये जो P हमें दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल में y का वैल्यू है, यानी कि अगर हमें y का वैल्यू पता चल जाए तो P का वैल्यू पता चल जाएगा। तुम लोगों को मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x का वैल्यू निकालने के लिए x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करते हैं, और y का वैल्यू निकालने के लिए y1 + y2 डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो यहाँ पर ना हमें x की जरूरत है ही नहीं, x को मारो गोली, वैसे भी रियल लाइफ में भी मतलब गोली मत मार देना, गंदी बात, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ बच्चों, क्या क्या सिखा रहा हूँ, मतलब कि इग्नोर करने का x को, और यहाँ पर भी x को इग्नोर करना है तुम्हें। ठीक है, तो हम लोगों को लिखना ये है कि भाई हम लोग जानते हैं y का वैल्यू निकालने के लिए y1 + y2 डिवाइड बाई 2 होता है, और y ही हमारे पास p दिया हुआ है, तो y के बदले में हम p लिखेंगे। ठीक है, y1 कितना है बच्चों, -5 है, -5 लिख दो, प्लस में y2 कितना है, तो y2 11, तो 11 लिख लो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये हो जाएगा ऊपर में 6 डिवाइड बाई 2 जो कि 3 निकल करके आएगा, तो p का वैल्यू 3 हो गया। सोचो कितना ईजी है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन एकदम हलवा पूरी है। 34 वाला क्वेश्चन का खेल खत्म, चलो 35 वाला बनाए। सो जो 35 वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी है, बट मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला से बनेगा तो जल्दी ही बन जाएगा। इसमें बोला गया है कि द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज C, मतलब कि जो C है ना, ये मिड पॉइंट है AB का।
ठीक है। ए और बी के भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको कंप्लीट नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी के फॉर्म में दिए हैं, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं दिया है। और उसी तरीके से जो मिड पॉइंट है उसका भी कोऑर्डिनेट हम लोगों को कंप्लीट नहीं दिया है, वहाँ पर भी ए छोटा सा यहाँ पर लिख दिया है। हमें पता करना है कि ये जो ए लिखे हुए हैं ना दो जगह पर, और ये जो बी लिखा हुआ है यहाँ पर, इनका आखिर वैल्यू कितना है। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे बनेगा आओ समझते हैं। तो देखो ये ए के वैल्यू दिया हुआ है, ये बी का वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो मिड पॉइंट सी है उसका वैल्यू हम लोगों को यानी कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिया हुआ है। पहले हम ए का वैल्यू निकालते हैं। ए का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? तो हमें पता है कि अगर हमें मिड पॉइंट में एक्स की वैल्यू निकालनी रहती है तो इसका फॉर्मूला बनता है x1 प्लस में x2 और डिवाइड बाई में 2। ये x है क्या? तो मिड पॉइंट में जो पहला वाला नंबर होता है वो x होता है, तो ये x है बच्चों, और ये यहाँ से यहाँ तक y है। तो x के बदले में अपन 1 लिख देंगे। इक्वल के उस साइड में x1 कितना है? तो ये वाला मेरा x1 कहलाता है, ये x2 कहलाता है। तो x1 अपने पास है 2a, प्लस में x2 कितना है? तो वो है माइनस का 2, और डिवाइड बाई में यहाँ पर जो 2 है वो उतार दो। अब इसको सॉल्व करो तो a की वैल्यू आ जाएगी, 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के इधर अपने पास 2a और माइनस का 2 हो गया। अब माइनस के 2 को इधर भेजो तो ये माइनस वाला इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 अपना 4 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में सिर्फ 2a बचेगा। फिर इस a को निकालना है वैल्यू, तो 2 को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 4 डिवाइड बाई 2 फिर से अपना 2 हो जाएगा। तो 2 = अपने पास a निकल करके आ गया, यानी a की वैल्यू जो थी वो हमारी 2 निकल करके आ गई। अब हम निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू निकालने के लिए b कहाँ पर है? देखो y वाले पार्ट में b है, तो हम लोगों को y वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि हम लोग y निकालने के लिए y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई में 2 करते हैं। ठीक है, y क्या है भाई? तो y ये वाला चीज़ है, ये हमारे पास y है, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। ये x1 y1, x2 y2, ये x और ये y। जो मैंने इसको लिखा है ना, ये तुम लोग अपने कॉपी में इसको ड्रॉ कर लेना, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं x1 y2 x1 में और x में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको तुम लिख लेना, कहीं पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है, जहाँ पर तुम बार बार पढ़ करके देखो उसको। तो y के बदले में मैं इसको लिख देता हूँ 2a प्लस में 1, इक्वल के उस साइड में y1 कितना है? तो 4 है, y2 कितना है? तो 3b है, और डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा। इस a का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 2 है, तो a के बदले में अगर 2 लिखेंगे तो 2 2 जाइए 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ छोटा सा, a का वैल्यू हम लोग 2 यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो a के बदले में अगर 2 लिखूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पर तो नीचे में लिख देता हूँ, फिर प्लस का 1 है, इक्वल के उस साइड में फिर 4 है, प्लस का 3b और डिवाइड बाई में 2 है। पहले तो यहाँ देखो 4 और 1 हमारा 5 हो गया, और इस 2 को इधर में ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ डिवाइड में ही इधर आकर के मल्टीप्लाई में होगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 4 प्लस में 3 भी बचेगा। अब ये 4 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 4 माइनस होकर के 6 आ गया। इक्वल के उस साइड में 3 भी है, फिर 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 3 = 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू भी 2 निकल करके आ जाएगी। खेल खत्म। ए और बी का वैल्यू इतने आराम से निकल सकता है, इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, 35 वाला भी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मेरे फौजियों, आज थकना नहीं है लल्ला, इतना जल्दी नहीं थकना है। अभी तुम लोगों के पास बहुत मोटी सी बुक है, अभी और मेहनत करना है। चलो बढ़ो आगे फौजियों, आराम नहीं करेंगे अभी। तो देखो जो 36 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी ना बहुत इजी काम दिया हुआ है, लिखा मुश्किल है लेकिन इजी है, समझा दूंगा तुमसे, आराम से बन जाएगा। हमसे कहा यह गया है कि ए और बी हमारे डायमीटर हैं एक सर्कल के, तो बताइए सेंटर जो है सर्कल का वो सी है, तो बताइए सी की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे बच्चों एक सर्कल में अगर ए बी डायमीटर है ना, और बीचों बीच में अगर सी आ रहा है, तो सी उसका मिड पॉइंट ही तो होगा। जो सेंटर होता है ना सर्कल का, वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तभी तो हम लोग उसका रेडियस नापते हैं सेंटर से। तो डायमीटर का मिड पॉइंट ही हमारा सेंटर होता है। तो अगर सेंटर का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो फिर से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2, तो सी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो तुम इसमें लिखोगे ऐसे कि ए एंड बी आर डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर सी, इसलिए सी जो होगा यानी कि हैंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बस इतना लिखने के बाद मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला चिपका देना। ठीक है, उसी तरीके से 37 वाला भी सेम टू सेम बना लेना, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा और ये भी क्वेश्चन सेम सॉल्व हो जाएगा। तो 36 और 37 बन जाएंगे। 38 वाला मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि इसमें क्या बोल रहा है। एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को एट पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, एक लाइन है जो वाई एक्सिस में भी आ रहा है, टच हो रहा है, और एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है। अभी मैं बना करके तुम्हें दिखाऊंगा डायग्राम। आगे बोला गया है कि इफ 2 and -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। तो बताइए पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसको तुम इत्मीनान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी भी है अगर समझ में आ जाए तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है तुम्हें समझाने के लिए। तुम लोग भी एग्जाम में बना दोगे तो टीचर बहुत खुश हो जाएंगे, बाकी जरूरी नहीं है, बस तुम लोग समझ लो अच्छे से। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, इतना पता है।
एक दूसरी लाइन है रेड कलर की जो मैंने बनाई है, और ये लाइन एक बदमाशी कर रहा है। बदमाशी ये कर रहा है कि पॉइंट पी को भी इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट, सॉरी जो लाइन वाई है उसको इस वाले पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो ये वाली लाइन एक्स है उसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, और उस पॉइंट का नाम पॉइंट क्यू है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें इस वाले लाइन का, ये जो लाइन है ना, इसका मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर होगा, और इसके मिड पॉइंट का वैल्यू भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 2 और -5। गॉट इट? इतना समझ में आ गया मेरा बच्चा पार्टी को? मिड पॉइंट का कुछ नाम नहीं दिया है तो हम लोग कुछ नाम रख देते हैं। मिड पॉइंट एम से शुरू होता है, एम रख देते हैं। चलो यहाँ पर मिड पॉइंट का नाम मैंने एम रख दिया। हमसे बोला गया है कि ये जो पी और क्यू है ना, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसमें तुम लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा मेरा बच्चा पार्टी, ध्यान से समझना। जो 3.1 में मैंने समझा, सॉरी 3.1 बोल रहा हूँ, आदत हो गया ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले 3 चैप्टर में था, इस बार चैप्टर नंबर 1 में है। तो जो एक्सरसाइज 1A में मैंने समझाया था वही चीज़ यहाँ पर यूज़ होगा। जो पॉइंट P है ना बच्चा, क्योंकि ये y वाले लाइन पर है तो यहाँ x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल करके आता है, ये होता है। और उसी तरीके से जो पॉइंट Q है ना, इस पॉइंट Q क्योंकि ये x वाली लाइन के ऊपर है तो यहाँ पर x का वैल्यू तो निकलेगा, बट y का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। समझ में आया तुम लोगों को? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर तुम लोग इस तरीके से लिखोगे कि लेट जो पॉइंट P है उसमें हम लोग लिखेंगे 0 और y, फिर उसके बाद जो पॉइंट Q है उसमें हम लिखेंगे x और 0, और जो मिड पॉइंट है, जो हम लोगों को क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया हुआ है, उसका नाम हम m रख देंगे, और m का वैल्यू हमें पहले से 2 और -5 दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है सारे बच्चों को? कमेंट करके जरूर बताना। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि भाई मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर मुझे इस 2 का वैल्यू निकालना है, अगर मुझे 2 का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? 2 का वैल्यू निकालने के लिए मैं x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई में 2 करता हूँ। ये है इस वाले 2 का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर 2 ले रहने दो, x1 के बदले में कौन सा नंबर है? x1 ये वाला नंबर है। x2 कौन सा नंबर है? ये x ही हमारा x2 है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस में x और डिवाइड बाई 2। इस 2 को इधर ट्रांसफर करो, 2 2 जा इधर आकर के 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 इक्वल टू x आ जाएगा, क्योंकि 0 प्लस x तो 0 ही होता है। x की वैल्यू 4 निकल कर क्या आ गई ना। उसी तरीके से तुम y की वैल्यू निकालो। अब y की वैल्यू कहाँ से निकालें सर? यहाँ से निकलेगा। ऑल्सो हमें पता है कि जो -5 है इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा -5, y1 कितना है? तो y1 अपना y है, और y2 कितना है? तो वो 0 है। तो ये हो जाएगा y प्लस में 0 और डिवाइड बाई में 2। इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा माइनस का, और इक्वल के उस साइड में y बचेगा। तो y का वैल्यू -10 निकल करके आ गया। इसलिए जो हमारा पॉइंट P था, जो पॉइंट P हम लोगों से पूछा गया था ना, तो पॉइंट P में पहला वाला तो 0 होगा, क्योंकि वो हमारा y वाले लाइन पर आ रहा है, तो पहले पॉइंट को हम 0 ही लिखेंगे। और दूसरा वाला पॉइंट जो y था उसकी वैल्यू निकल करके आई है -10, तो -10 हो गया। एंड जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट Q है उसमें पहला वाला नंबर x है, तो x की वैल्यू हमने 4 निकाली है तो 4 लिख देंगे, और दूसरा वाला पॉइंट 0 होगा क्योंकि ये हमारे x वाली लाइन के ऊपर आ रहा है। तो बस इस तरीके से तुम्हें ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ख़त्म इस क्वेश्चन का खेल। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, थोड़े तगड़े तगड़े और भी क्वेश्चन है हमारे पास, हम उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं 39th वाला जो क्वेश्चन है, उसमें ये कहा गया है कि मिड पॉइंट ऑफ साइड BC CA एंड AB ऑफ ट्रायंगल ABC आर DE एंड F। यानी कि एक ट्रायंगल ABC है और उसके जो तीनों साइड है ना, उन तीनों साइड के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। अभी डायग्राम बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा तुम्हें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना ट्रायंगल के, जो वर्टिसेस है ABC, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तुम लोगों ने अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम सुना होगा तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में आएगा। अगर नहीं भी सुने हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग ना लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर जब पढ़ लोगे ना तो वापस से आकर के इस क्वेश्चन को दोबारा से इसका वीडियो देखना, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं समझाऊंगा, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, फिर भी मे बी अगर थोड़ा सा क्लियर ना हो तो तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब ये क्लियर होगा। मैंने बोला था ना कि ये बुक को अच्छे से रिफाइन नहीं किया गया है, चीज़ों को ऐड तो किया गया है लेकिन ऐसी भी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं जो बच्चा पढ़ा ही नहीं है। भाई ये वाला टॉपिक अभी बच्चे ने अच्छे से पढ़ा नहीं है, जिस मेथड का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। चलो बाकी मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, बहुत मुश्किल चीज़ भी नहीं है, लेकिन तुमने बस पढ़ा नहीं है ये मैं बताना चाह रहा था। आओ पढ़ाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर ये डायग्राम पहले समझ लो, फिर तुम्हें क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ABC बना लिया है। अब इस ट्रायंगल में जो BC वाला साइड है ना, उसका मिड पॉइंट D है,
और इस डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यानी कि अगर तुम इसको एक लाइन समझो, ये जो बी सी है वो एक लाइन सेगमेंट है, तो इस लाइन का मिड पॉइंट हम लोगों को बता दिया गया है। उसी तरीके से इधर वाला जो लाइन ए सी है उसका मिड पॉइंट ई है और उसका भी वैल्यू पता है। फिर जो एफ वाला पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है और इसके भी कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दिए हुए हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए का कोऑर्डिनेट, यानी यहाँ पर जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, वैसे बी का और सी का, इन तीनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स ए बी सी है ना, उनके कोऑर्डिनेट्स को अपन x1 y1 इस तरीके से मान लेते हैं। जैसे ए को हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, जो बी है उस वाले को हम x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पॉइंट सी है उसको फिर x3 और y3 लेना पड़ेगा। तो ये टेंशन मत लेना कि सर ये तो 3 आ गया, 3 वाला तो फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग आराम से सारी चीज़ें समझ सकते हो। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे कि मान लो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये जो बी सी है वो बी सी का मिड पॉइंट यहाँ ये डी है, ठीक है। तो जो डी मिड पॉइंट है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, अगर या फिर चलो ए बी से लेते हैं, ए बी से शुरू करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 लिखा हुआ है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए बी का मिड पॉइंट f है, f में ये जो बेटा 6 लिखा हुआ है, इस 6 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? इस 6 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि f इज़ मध्य प्रदेश मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी का ये मिड पॉइंट है। तो अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम लोग ये वाला वैल्यू निकालने के लिए, 6 निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो जाएगा और डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दो तो ये 6 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 12 बन जाएगा। तो 12 इक्वल टू x1 प्लस x2 भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो अच्छे से कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 12। आया समझ में? ये जो मैंने लिखा है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ लिखा है, ध्यान से देख लो कि x1 प्लस x2 12 कहाँ से आया सर? तो ये वाले के पास मेरा x1 था, इस वाले के पास x2 था, और ये जो 6 है वो हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का x वाले का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जो तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा, जो पिछले वाले क्वेश्चंस में, पिछले वाले क्वेश्चंस में तुम लोगों ने जो सॉल्व किया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू कैसे निकालूंगा बच्चों? सेम उसी तरीके से y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो ये y यानी कि 7 का वैल्यू निकलेगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा y1 प्लस में y2 और 2 का 7 से मल्टीप्लाई होकर के 14 बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया, गॉट इट? आया समझ में? ये जो हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं ना, इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है और इनका हम लोग आगे यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। इस x का y का वैल्यू निकालने के लिए हमें इनके ही वैल्यूज़ निकालने हैं ना, तो अभी यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पर तुम लिखोगे कि जो d है वो मिड पॉइंट है, d इज़ मिड पॉइंट, मध्य प्रदेश शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं, ऑफ बी सी। तो अगर यहाँ पर हम लोगों का ये मिड पॉइंट है तो फिर इसके पास जो x वाला होगा, इसके पास जो x वाला होगा, और ये जो हमारे पास x है ये मिड पॉइंट है। तो जैसे यहाँ पर हमने x1 प्लस x2 किया था, वैसे यहाँ पर भी 3 का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो लगाने के लिए हम इसका x वाले को और इसके x को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो इसमें जो x है ना वो एक्चुअल में x2 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका जो x है वो x3 लिखा हुआ है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि x2 प्लस में x3 अगर हम करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं ना, तो ये मिड पॉइंट निकल करके आएगा 3 वाला। तो यहाँ से हमारा एक और इक्वेशन बनेगा, x2 प्लस में x3 इक्वल के उस साइड में 6 हो जाएगा, 2 को उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया एक और इक्वेशन। उसी तरीके से अब इधर y वाले को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y2 प्लस में y3 और डिवाइड बाई 2 इक्वल के उस साइड में ये 4 आ जाएगा। ये 4 को ट्रांसफर कर दो तो y2 प्लस में y3 इक्वल के उस साइड में अपने पास 4 2 जा हो जाएगा 6, ठीक है। ये एक और इक्वेशन बन गया। अब ये सभी इक्वेशन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब लास्ट में जो f हमारा, नहीं f तो हो गया था ना, e वाला, जो e हमारा मिड पॉइंट है वो लिखते हैं, e इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। e जो है मिड पॉइंट ए सी का है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें होंगी। इसके पास x1 है और इसके पास x3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस में x3 डिवाइड बाई में 2 इक्वल के साइड में 8 आ जाएगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट में जो x का वैल्यू है वो 8 है, तो इसीलिए यहाँ पर अपन 8 लिख देंगे। इसको ट्रांसफर कर दो तो x1 प्लस में x3 इक्वल टू 8 2 जा 16 हो जाएगा। ये बन गया एक और इक्वेशन। उसी तरीके से y का यहाँ पर बना लो, तो ये हो जाएगा y1 प्लस में y3 डिवाइड बाई में 2, और y की वैल्यू 9 दी हुई है, तो यहाँ पर इक्वल टू 9 हो जाएगा। 2 को उधर ट्रांसफर करो तो y1 प्लस में y3 इक्वल टू हो जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है। ओके, गॉट इट? इतना समझ में आ गया? ये सारी की चीज़ें हम लोगों ने लिख ली है ना। अब यहाँ पर करना ये है कि पहले x वाले की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद y वाले के वैल्यूज़ निकालेंगे। x वाले का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x वाले के वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा। ये है इक्वेशन नंबर 1। स्टेप्स को याद रखना अच्छे से ना। ये इक्वेशन नंबर 2 है अपने पास और ये इक्वेशन नंबर 3 है।
तो अगर मैं ऐड करता हूँ इक्वेशन नंबर 1, 2 और फिर 3 को, तो तीनों को ऐड करने से क्या निकलेगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर x1 है, उसमें प्लस x2 है, फिर x2 प्लस x3 है और फिर x1 प्लस x3 है। तो तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें दिखेगा x1 भी 2 बार ऐड हो रहा है, x2 जो है वो भी 2 बार ऐड हो रहा है और जो x3 है वो भी 2 बार ऐड हो रहा है। तो ये ऐसे हो जाएगा 2x1 प्लस में 2x2 और प्लस में 2x3 ऐसे हो जाएगा। और इक्वल के राइट साइड में जो नंबर्स है वो भी आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 12 और 6 हो जाएगा अपने पास 18। 18 में अपन अगर 6 ऐड करते हैं तो कितना आता है 24 और 10 हो जाएगा हमारे पास 34। तो ये 34 निकल कर क्या गया। अब यहाँ से इन सभी में से 2 को कॉमन ले लो, तो जब 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और इक्वल के उस साइड में 34 है। अब ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको इधर ट्रांसफर कर दो अपने दिमाग में ही कि यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा और 34 डिवाइड बाई 2 हमारा 17 होता है। तो ये बन गया x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इक्वल टू 17, इस तरीके से। ठीक है, गॉट इट, इतना समझ में आ गया। ये जो इक्वेशन बना है ना, अब इसका हम लोग यूज़ करके पूरे के पूरे x1 x2 सब का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा वो देखना। यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब तुम यहाँ पर एक लाइन लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4। हम इक्वेशन 1 का और 4 का यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में ना हम लोग करते क्या है कि जो इक्वेशन हमारे पास 4 है ना, उसमें तुम देखो x1 प्लस x2 लिखा हुआ आ रहा है और हमें पता है कि x1 प्लस x2 का वैल्यू 12 है। तो हम यहाँ पर ना x1 प्लस x2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूट, या फिर उसको पुट भी करना बोला जाता है, वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो वो वैल्यू जब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में से x1 प्लस x2 के बदले में मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा, फिर प्लस की साइन के साथ यहाँ x3 पहले से है, इक्वल के उस साइड में 17 है, 12 उधर जाकर के माइनस होगा तो x3 का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 5। आया समझ में मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या तिगड़म लगाया, ये x3 का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब इसी तरीके से मैं बाकी वैल्यूज भी फटाफट निकालूंगा। यहीं पे बगल में निकालूँ क्या, बगल में निकालूँ या दूसरे पे, यहीं पे बगल में निकालते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 4 का यूज़ किया, अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 का यूज़ करूँगा। यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो 2 और 4 में क्या होगा भाई, 2 में किसका वैल्यू दिया है, x2 प्लस x3 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी x2 प्लस x3 के बदले में अपन 6 लिख सकते हैं। तो x1 जो है उसको वैसे ही रहने दो, फिर x2 प्लस x3 के बदले में 6 लिख दो और इक्वल के उस साइड में 17 है। ये 6 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 6, जब माइनस होगा तो 17 में से 6 माइनस होगा कितना आ जाएगा अपने पास, 11 आ जाएगा। तो x1 का वैल्यू 11 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में हम यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में किसका वैल्यू है भाई, ये देखो x1 प्लस x3 का वैल्यू है, यानी कि यहाँ जो x1 प्लस x3 है ना, इन दोनों के बदले में हम 16 लिख सकते हैं। ये x2 वैसी का वैसी रहेगा, देखो ध्यान से, x2 को सेम टू सेम उतार देना है, फिर x1 प्लस x3 के बदले में ये जो 16 वैल्यू है उसको लिख देना है और इक्वल के उस साइड में जो 17 है उसको उतार देना है। अब 16 को उधर ट्रांसफर कर दो तो x2 इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 16 यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास x1 का भी वैल्यू आ गया, x2 का भी वैल्यू आ गया और x3 का भी वैल्यू आ गया ना। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि a का कोऑर्डिनेट बताइए, तो a का जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है जिसको हमने x1 माना था उसका वैल्यू निकला है अपना 11। उसी तरीके से b का कोऑर्डिनेट हम लोगों से पूछा गया था, तो उसमें हमारे पास x2 है और x2 का वैल्यू 1 निकला है पहला वाला। c का कोऑर्डिनेट भी पूछा गया था, तो c में जो x3 है अपने पास उसका वैल्यू मैंने 5 निकाला है। अब एक काम तुम लोग करो, काम ये करो कि अगर तुम्हें इतना चीज़ अच्छे से समझ में आ गया है, पहला चीज़ तो ध्यान से सुनो, अगर ये समझ में आ गया है तो इसी तरीके से सेम टू सेम इसका तुम नाम दोगे इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। फिर 5, 6 और 7 को ऐड करोगे तो जैसे यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3 के इक्वेशन बना था ना, उसी तरीके से तुम्हारे यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 का एक नया इक्वेशन बनेगा, उसको इक्वेशन नंबर 8 नाम दे देना, जैसे यहाँ पर मैंने नाम दिया था। और सेम इसी प्रोसेस को दोहराना y वाले के साथ, तो तुम्हारे y वाले के सारे वैल्यूज़ निकल जाएंगे। मैं फिर से क्लियर करता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए फ़िलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे, फिर भी मुझे सिखाना तो मैंने सिखा दिया। y वाला तुम्हारा होमवर्क रहेगा, जो y वाला है वो तुम लोगों का होमवर्क है। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं तो टेलीग्राम पे शेयर करो अपने सॉल्यूशन। अगर नहीं भी बने तो भी टेलीग्राम पे मुझे तुम लोग शेयर कर सकते हो कि सर वाई वाला नहीं बन पा रहा है, फिर से बता दो तो मैं बता दूंगा। बाकी सेम टू सेम है ना, कुछ अलग नहीं है। तुम अगर दोबारा से इस वीडियो को देखना शुरू से यहाँ तक, और उसके बाद मैंने x का वैल्यू कैसे निकाला है तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर वही चीज़ तुम लोगों को y के साथ करना है। ठीक है, तो 39 वाले क्वेश्चन में मैं यहीं पर रुकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो 40 वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इतना एंड इतना,
यानी कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें 4 कॉर्नर होते हैं ना, तो 2 अपोजिट वाले कॉर्नर का हम लोगों को वैल्यू दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ABCD नाम का पैरेललोग्राम है, तो A का और C का ये वैल्यू दिया है, या फिर B और D भी तुम ले सकते हो। एंड आगे बोल रहा है कि द डायगनल इंटरसेक्ट एट 2 एंड -5, और जो डायगनल है वो 2 और -5 में इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सिंपल सा मतलब है, डायगनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, मिड पॉइंट पे करता है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 30 वगैरह में सिखाया था तुम्हें। अब हम लोगों से आगे क्या बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर 2 वर्टिसेस। तो जो 2 वर्टिसेस हमें नहीं दिए हुए हैं, हमें उनके वैल्यूज निकालने हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, चलो जल्दी से सॉल्व हो जाएगी, मतलब कि जल्दी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है, और शायद मैंने भी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चीज़ बोला था वीडियो में कि भाई अपोजिट वाला हमें कॉर्नर जो है वो दिया हुआ है। नहीं, यहाँ पर एडजेसेंट वर्ड यूज़ किया गया है ना। मैं यहाँ पर एडजेसेंट को मतलब कि मैंने गड़बड़ बता दिया। एडजेसेंट का मतलब ये अपोजिट नहीं होता है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला। जैसे A और D हो सकता है, या A और B हो सकता है, या फिर B और C भी एडजेसेंट है ना, C और D भी एडजेसेंट है। तो जो अगल बगल वाले होते हैं उनको एडजेसेंट कहा जाता है। तो ये जो 3 2 दिया था और 1 0 दिया था, तो मैंने पहले तो मान लिया कि ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें जो एडजेसेंट वाले दो हमें कॉर्नर दिए हुए हैं, ये वाले जो पॉइंट दिए हुए हैं, तो मैंने मान लिया कि A और B को दिया हुआ होगा, और C और D हमें निकालना है। जरूरी नहीं कि तुम A और B ही मानो, तुम A और D भी मान सकते हो, A और C भी मान सकते हो, तुम C और D भी मान सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हमसे एक चीज़ और बोला था कि जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और M वहाँ पर नाम नहीं दिया था, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसका M। और ये जो हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो है 2 और -5। हमने क्या सीखा है बच्चों कि जहाँ पर भी डायगनल इंटरसेक्ट होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, वो हमारा मिड पॉइंट होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर डायगनल इंटरसेक्ट M पे हो रहा है, तो इसलिए जो M होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो M इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC और BD दोनों का ये M मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम लिखेंगे M इज़ मिड पॉइंट मध्य प्रदेश ऑफ AC। अगर मैं AC का मिड पॉइंट लेता हूँ M को, तो यहाँ पर से जो M का वैल्यू है ये X वाला, देखो यहाँ पर जो हमें पॉइंट C दिया हुआ है ना, तुम्हें पता है C में एक X होगा और एक Y होगा। इसको मान लेता हूँ मैं X1 और इसको ले लेता हूँ Y1। यहाँ पर D में भी X होगा और Y होगा, इसको मैं ले लेता हूँ X2 और यहाँ पर ले लेता हूँ Y2। तुम लोग चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि लेट C के कोऑर्डिनेट C है और D के कोऑर्डिनेट C है, ये चीज़ तुम यहाँ पर लिख भी सकते हो। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट समझा दिया। तो अगर मुझे ये पॉइंट M का X वाला वैल्यू निकालना है, तो इसको निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है। तो यहाँ x1 फिर x2 मान लो ये 3 है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होकर के 4 आ जाएगा। इक्वल को साइड में x1 प्लस में 3 है, ये 3 इधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू जो है ना वो 1 निकल करके आ जाएगा। 4 - 3 यानी कि 1 निकल करके आ गया। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है, ये वाला मिड पॉइंट के y का वैल्यू निकालना है जो कि -5 दिया हुआ है, तो उसके लिए y1 प्लस में y2 होता है। y2 अपने पास 2 दिया हुआ है पहले से, और डिवाइड बाई में 2 होता है। ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 बन जाएगा। तो -10 इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस में 2, और ये 2 इधर आकर के फिर ये भी माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में होगा। तो -10 और -2 मिलकर के -12 बना देंगे। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा -12। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। x1 और y1 निकल गया, यानी कि जो C के कोऑर्डिनेट्स है वो हमने निकाल लिए। आंसर निकल कर क्या आ गया, जो हमारा पॉइंट C था ना, जो हमारा पॉइंट C था उसी में तो x1 और y1 था, तो वो हो जाएगा हमारा 1 और -12। उसी तरीके से अब हम लेंगे M को मिड पॉइंट, M इज़ मिड पॉइंट ऑफ BD। ये BD का भी मिड पॉइंट है। ये MP जो मैं लिख रहा हूँ ना शॉर्टकट में, ये मिड पॉइंट है ना। तुम लोग एग्जाम में ऐसे मत लिखना, तुम लोग पूरा पूरा मिड पॉइंट लिखना, वो मैं टाइम बचा रहा हूँ बस अपना। तो यहाँ पर अब हम लोगों के पास जो BD वाला है, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे कि ये हमारे पास x है, और इसका वैल्यू निकालने के लिए इस वाले x को और इस वाले x को प्लस करके 2 से डिवाइड देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा BD का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि जो 2 है वो निकालने के लिए हम लिखेंगे 1 प्लस में x2 और डिवाइड बाई में 2। ये 2 इधर जा करके मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 2 2 जब 4 हो जाएगा, और इक्वल को साइड में 1 प्लस में x2 है, ये 1 इधर आकर के माइनस होगा, तो x2 की वैल्यू हमारी 3 निकल करके आएगी। और सेम टू सेम उसी तरीके से -5 इक्वल टू हो जाएगा y2, और प्लस में हमारा 0 दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये y की वैल्यू अपने को 0 दी हुई है, तो y2 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2, तो इधर जाकर के ये भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 बन जाएगा। तो -10 इक्वल टू y2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पॉइंट D है ना, उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हो जाएगा x के लिए 3 और y के लिए -10। और ये क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट करना था। आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो जल्दी से कुछ और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको भी फटाफट निपटा देते हैं।
सो जो 41 वाला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि पॉइंट ए बी सी एंड डी आर दी वर्टिसीज ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर तुम देखो कि जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम का वर्टिसीज है और इसमें बीच में ए और बी का जो कोऑर्डिनेट है ना वो दे भी नहीं किया है और हमें यही निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी हम लोग मिड पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। आओ बताता हूँ कैसे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इस सी वाले वैल्यू को निकालने के लिए, जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हम लोग फिर से मिड पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे भाई? हम ये लिखेंगे कि जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है, इज़ अ पैरेललोग्राम। और अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसलिए जो मिड पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट होगा ए सी का, ठीक है, ये वाला मिड पॉइंट होगा ए सी का और वो इक्वल होगा इस वाले के मिड पॉइंट के, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, गॉट इट। तो ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा सर जी? तो यहाँ पे तुम लिखो अब मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालो, इसको मिड पॉइंट ऑफ ए सी को निकालो। तो इसको निकालने के लिए फिर हम लोग वही काम करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और प्लस में a डिवाइड बाई 2, ये हमारा x का वैल्यू निकला मिड पॉइंट के लिए। और वैसे ही y1 प्लस y2 करेंगे यानी 1 प्लस b करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास y का वैल्यू निकलेगा। ये x है और ये y का वैल्यू है। और उसी तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ बी डी अगर निकालते हैं तो बी डी का मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या होगा भाई? x1 प्लस x2 ये हो जाएगा तो 5 प्लस में 4 हो गया डिवाइड बाई 2 आ गया। उसी तरीके से y1 प्लस y2 हो जाएगा यानी कि 1 प्लस में 3 होगा और डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा। तो ये सॉल्व भी होगा, 5 प्लस 4 9, तो 9 डिवाइड बाई 2 हो गया और ये 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, और 4 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 डिवाइड बाई 2, अच्छा इसको फिलहाल 4 डिवाइड बाई 2 लिखो, यहाँ पर 2 है ना, इसको तुम कट कर सकते हो लेकिन मत करो, मैं तुम्हें बताऊँगा क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आगे समझाता हूँ। तो तुम बस ये चीज़ समझो कि जो ए सी का मिड पॉइंट हमने निकाला है और ये जो हमने बी डी का मिड पॉइंट निकाला है, ये ए और बी के फॉर्म में निकला है, ये नंबर के फॉर्म में निकला है, बट दोनों इक्वल हैं क्योंकि मिड पॉइंट ए सी का और मिड पॉइंट बी डी का अलग अलग नहीं हो सकता, वो इक्वल ही होगा पैरेललोग्राम के अंदर। तो इसीलिए नाउ हम लोगों को पता है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, एक्स एक्स के इक्वल होता है, वाई वाई के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे कि जो 3 प्लस में a डिवाइड बाई 2 है वो इक्वल हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 के। नीचे का 2 कैंसिल, खेल खत्म। अब इस 3 को उधर ट्रांसफर करो तो a में यानी कि a इधर ही रह जाएगा और 9 में से ये 3 माइनस हो गया, प्लस में उधर जाकर के माइनस हो गया, तो 9 में से 3 माइनस हो गया तो 6 आ जाएगा a का वैल्यू। कितना आसान है। उसी तरीके से b का वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज़ कर लो कि 1 प्लस में b डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा अपना ये 4 डिवाइड बाई 2। मैंने क्यों कट नहीं किया था यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 2 को? क्योंकि मुझे पता है ये 2 से 2 कैंसिल हो नहीं है, तो काहे के लिए मैं कट करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ फालतू में। अब यहाँ पर से 1 को ट्रांसफर कर दो तो b इक्वल टू 4 माइनस 1 हमारा 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 6 हो गया और b का वैल्यू 3 हो गया, यही इसका फाइनल आंसर है। बस फाइनली अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो उससे भी निपटा ही देते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ द, सॉरी दिख नहीं रहा तुम लोगों को, रुको थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ, हाँ, इफ़ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज इतना देन x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत बढ़िया, हमें इनका मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक छोटा सा इक्वेशन भी हमें बताया गया है और हमें बोल रहा है k की वैल्यू निकालिए। इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन आते भी है। कैसे बनता है ऐसे क्वेश्चन आओ समझते हैं। तो देखो ये एक पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और इनका जो मिड पॉइंट है उसका नाम P रखा गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y दिए हुए हैं। हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला हमें याद है हम वही का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि जो x होता है वो निकालने के लिए x1 प्लस x2 होता है यानी 3 प्लस k और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसको इतनी ही रहने दो अभी फिलहाल। उसी तरीके से अगर हमें y का वैल्यू निकालना है, ये वाले y का वैल्यू, तो इन दोनों को प्लस करेंगे यानी 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू अपना 5 आ जाएगा। ये निकला x का वैल्यू इस तरीके से k के फॉर्म में और ये निकला y का वैल्यू 5 के फॉर्म में। अब तुम देखो इसमें एक मैजिक, नाउ मैजिक क्या है भाई? मैजिक ये है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में ही ना ये इक्वेशन गिवन था। बस इस इक्वेशन में तुम ये वैल्यूज पुट कर दो, x के बदले में ये वाला वैल्यू जो कि है 3 प्लस k डिवाइड बाई 2, प्लस की साइन के साथ y है, y के बदले में ये वाला वैल्यू हमारा प्लस का 5 हो जाएगा, फिर माइनस का 10 इक्वल के उस साइड में 0 हो जाएगा। सॉल्व करने का आसान तरीका देखो, यहाँ पर ये 5 और 10 आपस में सॉल्व हो रहे हैं, इनको पहले निपटा दो। ये 3 प्लस में k डिवाइड बाई 2 को रहने दो और ये सॉल्व होकर के बन जाएगा माइनस का 5, क्योंकि 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस का 5 आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 है।
अब उसके बाद ये जो माइनस के 5 है उसको ट्रांसफर कर दो उस तरफ, तो ये 3 प्लस के डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब 2 को ट्रांसफर करो, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो सबको धीरे धीरे करके फेंकेंगे, 2 को भेजेंगे उधर तो मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10 आ जाएगा, तो ये बन गया 3 + k = 10, और फाइनली 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3 उधर जाकर के माइनस होगा, 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7 आ जाएगा, और k की वैल्यू फाइनली निकल करके आ जाएगी 7। तो बच्चों यहाँ पर ये वीडियो होता है कंप्लीट, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर तुम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं जल्दी से जल्दी आगे की वीडियोस बना पाऊंगा। नहीं तो फिर 10th वाले भैया दीदी लोग का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि सर आप 9th वालों का वीडियो बना रहे हो, 10th वालों को नहीं पढ़ा रहे हो, तो मेरे को बैलेंस करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो तुम लोग अगर चाहते हो कि 9th वालों पर भी मैं पूरा बैलेंस करूँ, फोकस करूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा तुम लोग मेरा हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी देखने दो वीडियोज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा हर वीडियो को शेयर कर दिया करो। तुम थोड़ा सा शुरू में शेयर कर दोगे ना, जो भी बच्चा शुरू में शेयर करता है ना, उससे होता क्या पता है, इनिशियल बूस्ट मिल जाता है, फिर वीडियो को ना यूट्यूब खुद ही नए बच्चों तक पहुंचा देता है। तो थोड़ा सा शुरू का बूस्ट तुम लोग दे दो ताकि वीडियो पहुंच जाए नए बच्चों तक। बाकी तुम लोग अगर मेरा प्रहार बैच भी ज्वाइन करना चाहते हो, सॉरी आरएम बैच, प्रहार तो 10th का मेरा बैच है, 9th का अगर आरएम बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, फटाफट जा करके इनरोल कर सकते हो, लिमिटेड सीट है क्योंकि। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एक चीज़ और मुझे तुम लोग कमेंट करके बता देना कि तुम लोगों को MCQs के वीडियो भी साथ ही साथ में चाहिए, या फिर पहले मैं चैप्टर्स कंप्लीट कर दूँ और फिर लास्ट में MCQ कराऊँ। तुम लोग क्या चाहते हो, अगला वीडियो जो हो चैप्टर 2 का रहे या फिर MCQ वाला जो सेक्शन है उसका रहे, ये भी तुम लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता देना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखोगे सारे बच्चे, और ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहना।